कुरैतुल हैदर के नावल आग का दरिया का मैं जिक्र करूंगी कि इस सानेहा का जिक्र और असबाब इसमें मिलते हैं। ये नावल 1956 में मंजर आम पर आया। इसके चौथे बाब में, जो कि तकसीम के और बाद के ज़माने पर मुश्तमिल है, इस सानेहे से पहले ही कुर्रतुल ऐन हैदर ने इस बात की निशानदेही कर दी थी। दूसरा नावल आखिरी शब के हम सफ़र 1979 में शाया हुआ। इसमें भी पहली तकसीम और फिर बांग्लादेश बनने के दौरान जो इनकलाबी फ़ज़ा नज़र आती है। इस नावल में तकसीम के बाद के समाजी और सियासी और नफसियाती असरात नज़र आते हैं। नावल चांदनी बेगम में भी बांग्लादेश बनते वक्त के हालात को बयान किया है। एक हिजरत के बाद दूसरी हिजरत के मसाइल, ये सब हमें चांदनी बेगम में इंसानी अलमिए के तौर पर पेश किए गए हैं। दूसरा नाम है फ़ज़ल अहमद करीम फ़ज़ली। उन्होंने दो नावल लिखे, खूने जिगर होने तक और सहर होने तक। खूने जिगर होने तक 1957 में नजर आया। इसमें बंगाल में आने वाले सैलाब और इससे पैदा होने वाले कहर और समाजी सियासी सूरत हाल और बंगाल में रहने वाले लोगों की बेबसी का एहसास होता है। इससे पहले किशन चंदर भी इस हवाले से एक नावल लिख चुके हैं, लेकिन फजली ने सब कुछ अपने 20 साल क़याम के दौरान लिखा। अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें 1963 में शाया हुआ। इसी तसलसल का एक और नावल 1996 में शाया हुआ। नावल में मुल्क बनने के मसाइल से लेकर सियासी अफरा तफरी और सुकूत ढाका का अलमिया तारीखी तसलसल और असबाब के साथ नज़र आता है। तारिक इस्माइल सागर एक सहाफ़ी और एक मारूफ नावल निगार थे। इनके नावल में एक जासूस था। वतन की मिट्टी, गवाह रहना और कमांडो और लहू का सफ़र में पाकिस्तान दो लख्त होने की वजूहात और उनके खिलाफ होने वाली साजिशें, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के इंतखाबात का तस्करा, बंगालियों की वफादारी, बंगाल की बगावत और फ़ौजी ऑपरेशन को मौजू बनाने के अलावा भारत के मासूम और भोले भाले लोगों को भड़काने की जिस तरह मंसूबाबंदी की और साथ आलमी राय आमा को किस तरह भड़काया और बंगाल के लोगों की हालत जार को भी पेश किया है। वतन की मिट्टी गवाह रहना में उन्होंने बताया कि किस तरह हिंदुओं ने पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ महज बनाया और मुक्ति बहनी के ज़रिए लोगों को कत्ल करते और नाम पाकिस्तानी फ़ौजियों पर आता। नावल लहू का सफ़र में फ़ौजी ऑपरेशन, मुक्ति बहानी की फ़ौज के खिलाफ साजिशें, बैनुल अक़वामी मीडिया का मगरबी पाकिस्तान और फ़ौज को जालिम करार देना और बंगालियों की अलहदगी के लिए हक बजानिब करार देना, ये तमाम सियासत इस नावल में नज़र आती है। तारिक इस्माइल ने अपने हर नावल में पाक फ़ौज की अज़मत को सलाम पेश किया है और इनकी मुश्किलात और बहादुरी को पेश किया है। वो ख़ुद क्योंकि जासूस थे, इसलिए फ़ौजियों के जज्बे और एहसास से बखूबी वाकिफ़ थे। एक और राइटर हैं सलमा ऐवान। उन्होंने एक नावल लिखा 1989 में। ये नावल शाया हुआ। ये नावल भी सुकूत ढाका के पस मंज़र में लिखा गया। उन्होंने पाकिस्तान टूटने के वाक़यात भी इस नावल में बताए हैं। उन्होंने नावल में सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान के असबाब व इलल का बखूबी जायज़ा लिया है। रज़िया फ़तेह अहमद का नावल सदियों की ज़ंजीरें पढ़ने के लायक नावल है। तक़सीम हिंद के बाद हिजरत करके शिकागो चली गई, लेकिन उर्दू अदब से वाबस्तगी बरकरार रही। इनके नावल सदियों की ज़ंजीर इनके समाजी, सियासी और नफसियाती शऊर की नुमाइंदगी करता नज़र आता है। मुसन्निफ़ा ने हकीकी वाक़यात से ये साबित करने की कोशिश की है कि सदियों की वो ज़ंजीर जो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के लोगों से जुड़ी थी, टूट गई। सुकूत ढाका के पुरतशद्दुद वाक़यात एक इंसान की ज़हनी कैफियत पर किस तरह हावी रहते हैं और इन तारीख़ी हक़ाइक़ को वाक़यात के ज़रिए बयान किया गया है। कौन ज़ालिम है, कौन मज़लूम, इसका फ़ैसला खुद क़ारीन करेंगे। निशात फ़ातिमा, ये भी एक मशहूर जो है नावल निगार हैं। इन्होंने भी अपने नावल आंसू जो बह न सके में मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के दुख दर्द को बयान किया है। उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में रहते हुए जो तजर्बात और मुशाहिदात किए, इसे अपने इस नावल में बयान किया है। एक और नावल निगार हैं फ़हमीदा रियाज़, जो किसी जो है तारुफ़ की मोहताज नहीं है। इनका एक नावल है ज़िंदा बहार। दरअसल ये एक सफ़रनामा है फ़हमीदा रियाज़ का, जिसको नावल की शक्ल में जदीद अंदाज में पेश किया गया है। इस नावल में उन्होंने जगह जगह अखबारात के हवाले भी दिए हैं और वो कुछ
सच्चाई बयान की जो सयाहत के दौरान उन्होंने देखी। उन्होंने इस नावल में बिहारियों की नफ्सियात को भी बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। इसी सिलसिले का एक और नावल सलमा का मुकदमा ढाका से कराची तक नसरीन परवेज़ का लिखा हुआ है। 1996 में शाया हुआ और 1972 में मुसन्निफ़ा की मुलाकात सलमा से हुई और इस नावल में ये मरकज़ी किरदार भी है। नावल में मशरक़ी पाकिस्तान का जो है दुख को जो है महसूस किया गया है और इसमें कहीं कहीं तंज़िया लहजा भी अपनाया गया है और कई मुकामात पर मसलक की तबलीग भी नज़र आती है। नावल का दायरा महदूद और मखसूस होता हुआ नज़र आता है, जो नावल की खामी बन जाता है। इनायतुल्लाह खाकी वर्दी लाल लहू एक सहाफ़ी और अफसाना निगार और नावल निगार हैं। इनके नावल खाकी वर्दी लाल लहू सकूत ढाका के हवाले से लिखा गया है। इस नावल में भी गैर जानिबदारी से काम लेते हुए तारीखी हक़ाइक़ बयान किए गए हैं। इस नावल का पहला हिस्सा ताहिरा है और ताहिरा का इख्तिताम ही खाकी वर्दी लाल लहू का आगाज़ है। इसी नावल में फ़ौजियों की बेबाकी, सहूलतों की कमी होना और जवामर्दी से लड़ने की कई मिसालें मौजूद हैं। वो समझते हैं कि खुदगर्ज़ सियासतदानों की इक़्तिदार की रस्साकशी में बाहिम्मत बहादुर नौजवानों का खून रायगा गया। वो लिखते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान की जंग पाक बहारत की जंग बन गई। ज़फ़र पयामी का नावल फ़रार एक मुनफरिद सोच का हामिल नज़र आता है। बर्रे सग़ीर में एक हिजरत के बाद दूसरी हिजरत काफ़ी तकलीफ दे थी। इस नावल में इफ्तिखार हुसैन हाशमी उर्फ तारी के ज़रिए शनाख्त के मसले को बयान किया गया है। इस नावल में बताया गया है कि बिहारी कहलाना एक जुर्म बनकर रह गया था क्योंकि वो पाकिस्तान के वफादार थे। रऊफ़ ज़फ़र का मातम शहर आरज़ू भी सुकूत ढाका पर लिखा गया नावल है। इसमें भुट्टो की मुलाकातें मुजीब के साथ, भारत की मंसूबाबंदी, शरपसंदों की कार्रवाइयाँ नज़र आती हैं। रऊफ़ ज़फ़र सुकूत ढाका के तमाम हालात से हमें वाक़फ़ियत देते हैं। एक और नावल है खुशियों का बाग, अनवर सज्जाद का मशहूर नावल है। उन्होंने अलामती अंदाज में सुकूत ढाका के सानिहे को पेश किया है। ये नावल बाकायदा इस मौजू पर नहीं लिखा गया, लेकिन नावल में इस अलमिये की बाज़गश्त कहीं न कहीं सुनाई देती है। अब्दुस्समद का नावल दो गज ज़मीं, ये आज़ादी के बाद लिखा गया और 1988 में मंजर आम पर आया। इस नावल में तक़सीम के दुख के साथ साथ बिहारी ख़ानदान पर गुजरने वाले अलमिये को बड़े दर्दनाक अंदाज में पेश किया है। जिनका ख़ानदान बिखर चुका था, इनसे इनकी शनाख्त छिन चुकी थी। एक और नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मुस्तंसर हुसैन तारड़ अपने सफ़रनामों के हवालों से शोहरत रखते हैं, लेकिन नावल निगारी में भी खासा नाम कमाया। ख़ास तौर पर उनके नावल राख, बहाव, पसो खाशाक ज़माने में तारीख़ी हवाले से मिलते हैं। राग 1997 में मंजर आम पर आया। इसमें दूसरे मौज़ूआत के साथ साथ सुकूत ढाका का मौजू भी मौजूद है। इस नावल से पाकिस्तान की सियासी और समाजी, तहज़ीबी और ज़हनी पसमानदगी और कैफियतों को बयान किया गया है। सुकूत ढाका के दौरान जो लोग फसादात का शिकार हुए, वो अपने ख़यालात का इजहार करते नज़र आते हैं। किरदारों की गुफ्तगू से हमें सुकूत ढाका के असबाब व इल्ल नज़र आते हैं। नफ़रत की आग दोनों तरफ भड़क उठी थी। बंगालियों ने अपनी नफ़रत का बदला इसी बर्बरियत से लिया जिसको सोचकर इंसानी रूह कांप जाती है। इस नावल में बाबर फैमिली का जो हशर दिखाया गया है, वो रोंगटे खड़े कर देने के मुतरादिफ है। इनका नावल खसो खाशाक भी एक ऐसी दस्तावेज़ है जो कि तहज़ीब के बदलते हुए रवैयों को ज़ाहिर करती है। ये ज़ख़ीम नावल तारीख़ी हक़ाइक़ बयान करता नज़र आता है। इस नावल में भी सुकूत ढाका को अछूते अंदाज से बयान किया गया है। एक और नावल निगार हैं हुसैनुल हक। इनका नावल फ़रार 1994 में शाया हुआ। ये नावल 296 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस नावल में नस्लों का तसादुम
को जो है नस्लों के तसादुम को पेश किया गया है। इस नावल का मरकज़ी किरदार वक़ार अहमद है। हिंदुस्तानी मुसलमान तक़सीम वतन के बाद से आज तक जिस तरह तकालीफ बर्दाश्त करते आ रहे हैं और अपनी शनाख्त की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, फसादात में जानों की कुर्बानी दी, इज़्ज़तों को गंवाया और माल व दौलत को लुटवाया, हुसैन उल हक ने इस किरदार की खुद कलामी से तमाम पर्दा उठाया है। इस नावल में शऊर की रौ का इस्तेमाल किया गया है। अभी कुछ ही अरसे पहले एक नावल आया है। रफ़ी मुस्तफ़ा ने अपने नावल एक रास्ता है ज़िंदगी का इंतसाब इन लोगों के नाम किया जो बांग्लादेश की आज़ादी की भेंट चढ़ गए। वो लिखते हैं, इनके नाम जो शतरंज के 3 खिलाड़ियों का शिकार हो गए। जब मुल्कों में बंटवारे होते हैं तो ख़ानदान भी बढ़ जाते हैं। जब मुल्क टूटता है तो ख़ानदान भी टूट जाते हैं। और ये कहानी मुन्नू मियाँ के ख़ानदान की 4 पुश्तों की कहानी है, जो क़याम पाकिस्तान से शुरू होती है और सुकूत ढाका पर ख़त्म हो जाती है। इसी तरह कैप्टन रिटायर्ड बशीर अहमद खान अब्बासी नील खेत सुकून ढाका पर लिखा गया एक खूबसूरत नावल है। बंगाल की मोहब्बत में डूबकर वहाँ के खेतों, गलियों, पटसन, रेलवे लाइन, बरखा रुतों और तूफ़ानों का भी खूबसूरत अंदाज में इस नावल में ज़िक्र मिलता है। बंगाल की तहज़ीब व माशरत की भी अक्कासी इस नावल में नज़र आती है। इंतज़ार हुसैन उर्दू अदब में एक इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत माने जाते हैं। 1980 में उनका नावल बस्ती मंज़र आम पर आया। इस नावल में इंतज़ार हुसैन ने अपने मखसूस अलामती अंदाज में सुकूत ढाका की अक्कासी की है और इस नावल में बताया है कि आज़ादी के बाद भी पाकिस्तानियों को सुकून मैसर नहीं आया। इनकी ज़िंदगी जिस इंतशार इज़्तिराब का शिकार हुई, उन्हें एक से ज़्यादा हिजरतों को दुख सहना पड़ा। इंसान की ज़हनी हालत पर इसके क्या असरात पड़े, ये सब इस नावल में मौजूद है। एक और नावल का जिक्र करूँगी, अल्ताफ़ फातिमा का लिखा गया नावल है ये। वो एक मारूफ नावल निगार हैं और अफसाना निगार हैं। चलता मुसाफिर सुकूत ढाका के पस मंज़र में लिखा गया। चलता मुसाफिर हाज़रीन मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये नावल और काफ़ी जो है वो इसको पढ़कर जो है इंसान दुख में मुब्तला हो जाता है और एक हिजरत के बाद जो है कई हिजरतों का जो है इसमें जो है फसाना जो है पेश किया गया है मुज़म्मिल की सूरत में। और जब आप ये पढ़ेंगे तो दुखी हो जाएंगे आप इस नावल को पढ़कर। ये नावल उन्होंने 10 साल में मुकम्मल किया। इसकी 2 फसलें हैं। पहली फसल में क़याम पाकिस्तान के हालात, जबकि दूसरी फसल में सुकूत ढाका के तनाज़ुर में लिखा गया ये बहुत ही खूबसूरत नावल है। इस नावल का मरकज़ी किरदार मुज़म्मिल है। यही वो मुसाफिर है जिसका सफ़र तहरीक पाकिस्तान से शुरू होता है और मशरक़ी पाकिस्तान के ख़ात्मे तक जारी रहता है। एक और नावल है अल्लाह मेघ दे, तारिक महमूद का एक मुनफरिद नावल है। इस नावल में सुकूत ढाका के अलमिए से पेश आने से पहले ढाका यूनिवर्सिटी और ढाका शहर का हाल, बंगाल की समाजी कैफियत, सियासी मंजरनामा और माशी तंगदस्ती का अहवाल, वहाँ के लोगों की नफ्सियात, सब कुछ सामने आ जाता है। ये वो वाक़यात हैं जो 4 साल ढाका यूनिवर्सिटी में गुजारने के बाद मुसन्निफ़ ने अपनी आंखों से देखे। जीवन खान का नावल देवती एक ऐसा नावल है जिसमें सुकूत ढाका से पहले और बाद के हालात का नक्शा खींचा गया है। देवती जैसे इस नावल का नाम है, ये जीवन खां ने इन लोगों के नाम किया जो पूर्व पाकिस्तान के बांग्लादेश बनते बनते जो है बनते बनते कहना चाहिए कि बुझ गए थे। दीप्ति कहते हैं छोटा चिराग। तो उन्होंने ये नावल जो है उन लोगों के लिए लिखा कि जो पाकिस्तान बनते बनते जो है बुझ गए। बंगाली हिंदू और गैर बंगालियों की आपस में किस तरह खाना जंगी हुई और पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ किस तरह जो है एक महाज खड़ा किया गया। इंसानियत का कत्ल और इंसान का दरिंदा बन जाना हमें इस नावल में नज़र आता है। ग़ुलाम मोहम्मद का लहू कतरा कतरा एक नावलेट है। इस नावलेट में उन्होंने जो है 1971 के बाद के वाक़यात का जो है वो मौजू जो है उसको बनाया है और उसके वाक़यात पेश किए हैं और बांग्लादेश में आज़ादी के बाद पेश आने वाले समाजी, सियासी, तारीख़ी वाक़यात को बयान किया है। जब सुकूत ढाका का अलमिया शुरू हुआ तो इन्हें भी दूसरे बिहारियों के साथ जो है सलाटर हाउस ले जाया गया, लेकिन उनकी बंगाली बीवी की वजह से इनकी जान बख्शी हुई। बंगाल में जो बर्बरियत सियासी और समाजी तौर पर हुई उसको अपनी आंखों से उन्होंने देखा।
एक और नावल है खालिदा हुसैन ने कागजी घाट लिखा। ये नावल तकसीम हिंद से शुरू होकर आगे बढ़ता है और फिर पाकिस्तान बनने के बाद का ज़माना 1965 के ज़माने से लेकर सुकूत ढाका तक नजर आता है। इस नावल का मरकजी किरदार मूना है। एक और नावल मोहम्मद हमीद शाहिद का मट्टी आदम खाती है। ये नावल बहुत मुख्तसर है और अपनी रिवायती टेक्निक से बहुत मुख्तलिफ दिखाई देता है। इस नावल के दिबाचे में शम्सुर रहमान फारिकी लिखते हैं। ये नावल इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि इसमें मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश की हकीकत से आंख मिलाने की कोशिश रोमान और तशद्दुद को यकजा कर देती है। एक और खूबसूरत नावल है खलीज, खालिद फ़तेह मोहम्मद का लिखा हुआ। ये 10 मार्च 2007 में उन्होंने लिखा था। ये नावल अपने मरकजी किरदार अफजल के गिर्द घूमता है, जिसका ताल्लुक पाक फौज से था। उन्होंने सुकूत ढाका की जंग पर जाने वाले फौजियों की ज़िंदगी के शब व रोज़ की रुदात को अपने नावल खलीज में बयान किया है। इनका ज़ाती मुशाहिदा भी इस नावल में झलकता है। खलीज में उन्होंने ना सिर्फ फ़ौजियों की मुश्किलात, उनका एहसास महरूमी और वसाइल की कमी बयान की है, बल्कि बंगालियों की नफ्सियात भी बयान की है। सॉरी। तक़सीम से तक़सीम तक नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा का चौथा नावल है। ये नावल भी तक़सीम हिंद और सुकूत ढाका के तनाजुर में लिखा गया। ये 2021 में शाया हुआ। इस नावल में बताया गया है कि तारीख के फैसले सदियों पर मुहित होते हैं। तक़सीम से तक़सीम तक में कई कहानियाँ और किरदार सामने आए हैं और मुसन्निफ़ा ने एक बड़े कैनवस को 350 सफ़ात में समेट कर अपनी फ़नकारी का सबूत दिया है। आज़ादी की नाकदरी से माशरा किस तरह ज़वाल पज़ीर हुआ और 76 साल के अरसे में 2 तक़सीमें हो गईं। ढाका मैं आऊँगा। सुहेल परवाज़। इस नावल के इंतिसाब में इनके वालिद पर अल्ताफ़ परवाज़ साहब का एक खूबसूरत शेर भी लिखा है। हम अहले वफ़ा ख़ाके बसर हैं, हमें देखो, हैं शहर में और शहर बदर हैं, हमें देखो। उन्होंने अपने इस नावल में इस मफरूज़े को झुटलाया है कि बंगाली मुहिब्बे वतन नहीं थे। उन्होंने हकीकतों को आश्कार किया और वो नस्लें जो सुकूत ढाका के बारे में नहीं जानती, इन्हें भी हक़ाइक़ से आगाह किया। और जब सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती तो सब बंगाली भी एक जैसे नहीं थे। ये बात उन्होंने अपने नावल में जो है वाज़ेह की है। ये था सुकूत ढाका पर लिखे जाने वाले नावल का मुख्तसर जायज़ा। मज़ीद नावल भी इस पर लिखे जा रहे हैं और ख़ुद नविश का सिलसिला भी जारी है और रहेगा, क्योंकि सुकूत ढाका जैसे अलमिए तारीख से सबक सीखने के लिए होते हैं और नई नस्ल तक दुरुस्त बात पहुँचाना हम सब का फ़र्ज़ है। नावल का कैनवस क्योंकि वसी है, इसलिए किसी भी बड़े वाक़ये को पेश करने की सलाहियत रखती है। इसलिए अदीबों ने इस अलमिए की शिद्दत को महसूस करते हुए नावल की सिन्फ़ को वसीला इज़हार बनाया। ये नावल कीमती सरमाए की हैसियत रखते हैं और इस सानहे पर लिखे जाने वाले कई नावल तो तारीख़ी दस्तावेज़ की हैसियत रखते हैं और आने वाली नस्लें भी इससे फ़ायदा उठाती रहेंगी इंशाअल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे भी आपके लिए इसी तरह की मालूमाती वीडियोस जो है मैं बनाती रहूँगी और तालीमी सिलसिला भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।